आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। देश बिहार में जो इलेक्शन है और देश का जो पूरा माहौल है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश खैरनार उपस्थित है। डॉक्टर सुरेश खैरनार चिंतक है और देश के जो देश में घटता है उस पर एक पैनी नज़र रखते हैं और बेबाक वक्तव्य करते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या व्यवस्था के खिलाफ। डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी मुजफ्फरपुर के भाषण में कहते हैं कि जंगल राज है और जंगल राज का युवराज है, लेकिन जिस तरह से यूपी में हम देख रहे हैं और पूरे देश में देख रहे हैं, वहाँ उनको यूपी में जंगल राज नहीं दिखता है। पूरे देश में जो घट रहा है उसमें जंगल राज नहीं दिखता और बिहार में सरकार न होने के बावजूद भी बिहार में सरकार दिखता है और वो तेजस्वी को उसका युवराज कहते हैं। आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी 12 महीना 24 घंटा चुनावी मोड पे रहते हैं जी। वो चुनाव है तो अभी तो बात ही अलग है, लेकिन बगैर चुनाव की भी वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप किसी भी उनके संबोधन में, वो लाल किले वाला हो या कोई मन की बात हो या कुछ भी हो, वो उनकी फितरत है। वो 24 घंटा चुनावी मोड पे रहने वाले आदमी, तो वहाँ अभी चुनाव का ही दंगल है, तो उसमें तो उनका अपना प्रतिभा का जो आविष्कार वो एक एक करते जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैंने उनकी इस वक्तव्य पे आज सवेरे ही ट्वीट पे जवाब दिया है कि एक 30 साल का बच्चा जो आपसे आधी उम्र का भी नहीं है और जो सत्ता में भी नहीं है और जिस सत्ता का पक्ष लेके आप वहाँ प्रचार करने गए हैं, एक तो नैतिक रूप से तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, जंगल राज का जो भी कुछ हिस्सा है वो, और दूसरा आप 6 साल से भारत के ऊपर जो राज कर रहे हैं, आप खाली एक 10-12 करोड़ बिहार की बात की नहीं है, आप 135 करोड़ के भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे 16 मई 2014 को जो आपने सत्ता संभाली और आज हम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बात कर रहे हैं, इस पूरे समय में नरेंद्र मोदी जी छाती पे हाथ रख के विवेकानंद जी का नाम लेके, गुरु गोलवलकर का या भागवत का किसी का भी नाम लेके वो बता दे कि 6 साल में कोई एक ऐसी उपलब्धि की बात अगर नरेंद्र मोदी जी बता दे तो मैं उनको नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंडेशन का लेटर लिखने के लिए तैयार हूँ। आप उपलब्धि की बात करते हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं जिन्हें आजकल अंधभक्त कहा जा रहा है, वो तो बहुत उपलब्धियां गिनाते हैं। अभी तो लेटेस्ट चाइना के बारे में उन्होंने उपलब्धि गिना दी कि चाइना जैसे बलाढ्य देश को, पावरफुल कंट्री को मोदी जी ने और मोदी जी के 56 इंच ने रोक कर रखा है। आप WWF देखते हैं क्या कभी? बिल्कुल। तो वो WWF में जो चक्कर चलता है ना, उठा उठा के पटकना, गर्दन पे पाँव रख देना, बड़े बड़े मोटे मोटे रहते वो चक्कर है जी। वो जो अहमदाबाद में झूला झूलाने के लिए लाए थे ना उसको, भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने चीन के लिए इतने कालीन बिछाने का काम नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। ये उनकी नूरा कुश्ती है। मैं आपके माध्यम से अभी पूरे देश को, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह का लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आपस की मिली भगत का मामला है। डोकलाम की आड़ में ये एक तरह से इनके पास में आज की तारीख में ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि जिसको लेके देश की जनता के सामने जाके ये कुछ बिहार जैसा चुनाव या आने वाला बंगाल का चुनाव लड़ सके, और इसलिए ये डोकलाम की नौटंकी इन्होंने खड़ी की है आपस में मिल के, वो कुछ नहीं है। मेरा 40 साल से कश्मीर में आना जाना है और इसलिए ये डोकलाम वाला मामला जो है ना, वो एकदम एक तरह से लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला है। कल पार्लियामेंट्री कमेटी ने जाने की मांग की थी, रक्षा समिति जो होती है अपने देश की, उसको मना किया है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ या ZTV या आज तक, उनके पसंद के चैनल जा के दुनिया भर के वो छोटी छोटी बच्चियाँ क्या क्या जाकर वहाँ सीधे सीधे उधर से चाइना, इधर से ये, उधर से चाइनीज सैनिक, ये सब तमाशा दिखाने के समय आपका डिफेंस आड़े नहीं आता। अभी क्यों छुपा रहे आप? ये उस पर से सिद्ध होता है प्रीतम जी, आज की ताज़ी न्यूज़ है। कल हमारे देश की पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है रक्षा की, जिसमें हर पार्टी के लोग होते हैं, उन्होंने जब कहा, कल की ताज़ी बात है और आज वो अखबारों में आई है कि हम डोकलाम में जाना चाहते हैं, और सिंपली उनको कहा गया है कि आप नहीं जा सकते हैं। क्यों भाई? वो भारत की पार्लियामेंट की रक्षा समिति है, वो भारत के खिलाफ वाली चाइना की रक्षा समिति नहीं है या पाकिस्तान की नहीं है।
तो रक्षा समिति को जाकर उसको खुद को जायजा लेने का मौका देना था ना। तो उस बहाने मेरा ये आरोप है कि ये जो पूरा डोकलाम नाम का जो तमाशा करके, क्योंकि ये डाइवर्शन है, जैसा पुलवामा वाला चक्कर में इन्होंने जो पूरा इलेक्शन को ये करने की जो कोशिश की थी, नोटबंदी का इतना भयानक लोगों को भुगतने के बावजूद, तो ये उस तरह के इनकी ट्रिक्स है जिनको इस्तेमाल कर करके ये लोग उन चीज़ों के ऊपर में अपनी पूरी राजनीति खेलना चाहते हैं। लेकिन मैं आज खुल के बताना चाहता हूँ आपको, हमारी देश की जनता अनपढ़ हो, हमारी देश की जनता भूखे पेट रहती हो, लेकिन पॉलिटिकली वो अब धीरे धीरे होशियार भी होते जा रहे हैं। और मुख्य रूप से जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं, मेरा 40 साल का तजुर्बा है, बिहार की इतनी राजनीतिक समझ वाला प्रदेश इस देश का कोई नहीं है। बिल्कुल, बिहार इस देश का सबसे गरीब, बीमारू, क्या क्या शब्द बोले जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकली सेंसिटिविटी वाला प्रदेश अगर इस देश में कोई है तो वो बिहार है। 77 में उस बिहार ने पहली बार इस देश में कांग्रेस को उखाड़ने का काम किया है। और वही बिहार आज मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, बीजेपी की आखिरी गिनती बिहार से शुरू हो रही है। ये जो नरेंद्र मोदी अपनी मर्यादा छोड़कर एक अपने बच्चे के बेटे के एज के बच्चे को दुनिया भर की जो गाली गलौज के उतारू हो गए, कल नीतीश कुमार उसके भाई बहनों की गिनती बता रहा है, ये जो एकदम बिलो बेल्ट जिसको बोलते हैं, ये बिलो बेल्ट का लेवल का जो प्रचार चला जा रहा है, और वो भी नीतीश शब्द अपने माँ बाप ने दिए हुए आदमी जो नीतिहीनता का परिचय दे रहा है, नरेंद्र मोदी जो अपने आप को विवेकानंद का वर्तमान अवतार समझता है, इन लोगों को ये इस लेवल पे आना पड़ रहा है। और ये 30 साल का बच्चा जिसको लेकर ये लोग इस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आपको, उसके बाद में भी हम बैठेंगे जब बिहार में तासीर बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की मृत्यु घंटा बजते जा रही है और इससे बौखला गए हैं। नड्डा हो या नरेंद्र, अभी नड्डा क्या बोलते रहते हैं, तजुर्बा आखिर एक बात होती है, तजुर्बा। नरेंद्र मोदी को जब अक्टूबर के 2001 में भेजा गया था नाइट बैटमैन के तौर पे, वो कौन सा तजुर्बा लेके गए थे? जो आज 20 साल की राजनीति का आप ही लोगों ने प्रचार किया था बीजेपी की तरफ से, जो मैंने अपने पास रखा हुआ है और गिना रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर कैसा किया। तो राजनीति में तो बाप रे, इनिंग तो इसी ढंग से शुरू होती है सबकी। और उस बच्चे की डिग्रियां पूछ रहे हैं आप, रवि प्रसाद जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने नरेंद्र मोदी जी की एक आधी डिग्री बताई क्या देश को अभी तक? आप देश के कानून मंत्री हो, आपको शोभा देना चाहिए कि देश का सबसे प्रमुख पद पे बैठा हुआ आदमी की डिग्री एक भी आप बता नहीं पा रहे हैं। उल्टा सूचना के अधिकार को आपने मना कर दिया है। स्मृति ईरानी जिसको शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय का भार दिया था, उसकी डिग्री अभी तक आप पेश नहीं कर पाए मैट्रिक तक की, और आप उसकी डिग्री पूछ रहे। अरे भाई, वो क्रिकेट का शौकीन बच्चा था, हमारे सबसे मशहूर क्रिकेटर जिसके फ़ोटो मैंने पाकिस्तान के घर घर में देख के, सचिन तेंदुलकर, उस बच्चे की डिग्री क्या है? उसके पिताजी प्रोफेसर थे, लेकिन ये तो मैट्रिक में नहीं आगे बढ़ा था, लेकिन आज वो दुनिया का कई लोगों के दिलों पे राज करने वाला हीरो है। तो इस ढंग से आप बेतुके सवाल करके बहस को, बिहार का विकास, बिल्कुल जंगल राज शब्द मोदी जी का आभार मानता हूँ मैं, बिल्कुल बहुत अच्छे किया उन्होंने जंगल राज की बात करके। और आपने भी सही फरमाया कि उत्तर प्रदेश 1000 से ऊपर आदित्यनाथ सत्ता में आया तब से महिला अत्याचारों के मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, 1000 मिनिमम आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली तब से। ये वो आदित्यनाथ है जब मुख्यमंत्री बनने के पहले एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसने मुस्लिम औरतों के शवों के भी साथ बलात्कार करना चाहिए कहने वाला आदमी है। यानी किस कैलिबर के आदमी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा है उत्तर प्रदेश का, आप ये समझ लीजिए। यानी भारतीय जनता पार्टी में करियर बनाने का या कोई बड़े पद पाने का क्वालिफिकेशन शायद यही होता है कि प्रज्ञा सिंह से लेके दुनिया भर के जो लोग, और इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, इंक्लूडिंग अमित शाह, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पदों पाने का शायद ये प्री कंडीशन है, जो आदित्यनाथ के भी हिस्से में है। और आदित्यनाथ के 12 क्रिमिनल केसेस है और उसमें 6 सीधे सीधे मर्डर के केसेस है। और उसके बावजूद आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का, और जो एमएलए भी नहीं था, एमपी था, उसको
वहाँ पर मुख्यमंत्री पद पे बैठाने का। और आज की तारीख में भारत का सबसे जाहिल, सबसे कम्युनल, सबसे कास्टिस्ट मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई आदमी होगा तो वो आदित्यनाथ है। जंगल राज की बात कर लेना मोदी जी, तो मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वो खुद जिस गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 27 फरवरी 2002 को जो गोधरा के शवों का जो उन्होंने जुलूस निकालने का 26 फरवरी की शाम को अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन किया था, ये भारतीय राजनीति का जंगल राज की शुरुआत है। और इसकी शुरुआत करने वाले मुख्य अगर कलाकार कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और दंगे के ऊपर अपने राजनीतिक करियर करने वाला आदमी अगर प्रधानमंत्री पद पर बैठता है, मेरे जैसे भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा आदर करने वाले आदमी के लिए शर्म से गर्दन नीचे झुक जाती है। जिस आदमी ने शपथ ली थी भारतीय संविधान की, और उस आदमी को गोधरा के कलेक्टर ने मना किया था कि सर दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, व्हाई आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वो सब अनदेखा करके और 3000 जवानों को हमारे 26 फरवरी की शाम को जब हमारे पद्मनाभन जनरल साहब ने भेजा था, उनको अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे बंद करके रखने में कौन सा राज था? अटल बिहारी वाजपेयी को बोलना पड़ा है यही शब्द। ये क्या बोल रहे जंगल राज किसको, और किस ढंग से इन्होंने गुजरात को चलाया है 15 साल, किसको बता रहे जंगल राज जंगल राज? इन्होंने खुद गुजरात को जंगल राज, जाहिल राज बना के रख दिया है। पूरे उस समय के टीवी क्लिपिंग्स है। वो नानावटी कमीशन से टेक्निकली अपने आप को बरी कर लिए। मैंने खुद 5 बार नानावटी कमीशन को अटेंड किया है, और किस तमाशे से वो कमीशन चल रहा था मुझे मालूम है। और ये शुरुआत है भारतीय राज्य व्यवस्था की घटनात्मक चीज़ों को नीचे स्तर लाने का। नरेंद्र मोदी की तरफ यह अपराध जाता है। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी सब कुछ विधानसभा से लेके पार्लियामेंट तक 22 बार ये आदमी पार्लियामेंट में बोला है। सिर्फ 6 साल में 22 बार बोलने वाला प्रधानमंत्री, और जिस मौनी मनमोहन बोल रहा है, उस मौनी मोहन ने 50 बार लोकसभा में मुंह खोला है। और देवेगौड़ा जिनके ऊपर चुटकियां कसते रहते हैं, सोते हुए उनके फोटो दिखाते, उस देवेगौड़ा ने तो रिकॉर्ड ब्रेक लोकसभा में बात की है। और जिस अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत का ये दावा कर रहे, उन्होंने कम से कम 70-80 बार बात की है। और ये आदमी 6 साल होने के बावजूद इसकी हिम्मत नहीं है लोकसभा में बोलने की, क्योंकि जंगल राज पूरे देश का करके रखा है। और इसको अच्छी तरह मालूम है कि देश के सर्वोच्च सभागृह में इसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सामना करने का। आप जैसे पत्रकारों का जो भारत के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है साल में 1 या 2 बार विज्ञान भवन में संबोधित करने का, आप पूछिए नरेंद्र मोदी जी को कि प्रधानमंत्री के नाते देश को, प्रधानमंत्री मीडिया को एड्रेस करने का। हाँ, अपने खुद के घर में सुरक्षित कमरे में अपने मर्जी के फिल्मी स्टार, मर्जी की भी छोड़ दो, जो अक्षय कुमार का उधर स्टंटबाजी करने वाला जो रोल है फिल्म में पर्दे पर, उस अक्षय कुमार को सुविधाजनक ढंग से अपने कमरे में सुविधाजनक सवाल का उसके हाथ में कागज़ देकर एक और उसको सब चैनल्स को कंपेल करके दिलवाने का नाटक करता है। लेकिन खुद मीडिया के सामने जाने का साहस ने, ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री, 56 इंच छाती बताने वाला आदमी की ये 56 इंच छाती है क्या? एक तो 56 इंच छाती क्योंकि बनी नहीं होती नहीं है। मेरी और नरेंद्र मोदी की हाइट से लेके छाती तक एक ही है, दोनों का बनियाने का साइज एक ही है। हाँ, उम्र वो उल्टा मेरे से 3 साल बड़े है। लेकिन ये जो उन्होंने इस ढंग के सस्ते ताली लेने वाले जो जुमले फेंक के, और दुर्दैव से हमारे देश के लोगों की मानसिकता भी थोड़ी बहुत कुछ वैसी है, लेकिन 6 साल में ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। और आज की तारीख में बिहार में इनको ऐसी पटकनी मिलने वाली है अगर ईमानदारी से चुनाव किया तो। क्योंकि कल मुझे पटना से फ़ोन है बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर मुस्लिम कि सर अभी हमारे घर में चुनाव का कर्मचारी का, हमारे परिवार का मतदाता सूची का कार्ड देने के लिए आया था, और उसमें मेरी पोती जो पहली बार चुनाव में मतदान देने जा रही, उसका नाम गायब है। तो ऐसा जब हमने क्रॉस किया तो वो कर्मचारी ने डरते डरते बोला कि सर 90% कंप्लेंट ऐसी मैं सुनते आ रहा हूँ, आप अभी के आदमी हैं। बिल्कुल। तो ये बिहार में, क्योंकि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को अच्छी तरह मालूम है कि मुस्लिम समाज का एक भी वोट न नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है न ओवैसी को मिलने वाला है। आपके बहाने में ओवैसी को भी चेतावनी देना चाहता हूँ
मुसलमानों का नरेंद्र मोदी बनना चाहता है। वो ओवैसी एक प्रॉक्सी कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी की तरफ से। उसको हर समय पटा के वो बराबर चुनाव के समय खड़ा करते हैं। वो हवा बता के, जैसा विनायक दामोदर सावरकर ने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो डायलेमा चलते आ रहा है प्रीतम जी, ये अभी तक जारी है। और बिहार का मुसलमान, आपको पिछले चुनाव का इतिहास बता दूं मैं, आपको आश्चर्य लगेगा, पिछले चुनाव में ओवैसी को 2% भी वोट मिले नहीं है मुसलमानों के। उल्टा जो शिवसेना बिहारियों को मारने का मुंबई में फोटो लोगों ने देखे हैं, क्लिप देखे हैं, वो शिवसेना ओवैसी से ज़्यादा वोट लेके आई थी। ये बिहार का मुसलमान आज की तारीख में, और एनआरसी का कानून पास करवाने के बाद में, और 370 का जो हवा बार बार बता रहा है, अभी मेरे पास में लैंड अमेंडमेंट का एक्ट आया है कश्मीर का, वो इतना भयावह है। मेरे दोस्त है प्रबोध जमवाल, कश्मीर टाइम्स के संपादक, उनका अखबार भी इन्होंने कल 1 हफ्ता पहले लॉक करके रख दिया है, और उनका जो सरकारी अवार्टेड मकान था उसको भी इन्होंने कब्जे में कर लिया है। इस लेवल पे नीचे उतर गए। मिसेस गांधी ने भी आपातकाल में सेंसरशिप क्या क्या किया था, लेकिन वो भी इस लेवल पे नहीं आई थी। ये इतने घटिया लेवल पे चले जा रहे। तो ये जो पूरे करतूते कर रहे हैं, ये छुपाने के नाम पे मैं दूसरा पॉलिटिकल कॉन्शियस समाज बिहार के साथ में मुसलमान को जोड़ रहा हूँ। आज की तारीख में सबसे पॉलिटिकल कॉन्शियस समाज अगर कोई है तो वो मुसलमान और दलित भी है। ये ऐसा क्लास है जो नरेंद्र मोदी की जातिवादी, सांप्रदायिक और इस ढंग की जो सवर्ण मानसिकता है, भले वो अपने आप को तेली बोलते रहे, ये मैं नव बौद्धों में भी ब्राह्मण बताता हूँ, ये मैं तेलियों में भी ब्राह्मण बताता हूँ, और तथाकथित बहुजन समाज में भी मैं ब्राह्मणों की कतार खड़ी करके बताता हूँ आपको। ये ऐसे लोग हैं कि जो सुविधाजनक ढंग से अपनी जाति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पूरे ब्राह्मणवाद के वाहक है। तो ऐसे लोगों की पूरी जो अभी परिचय लोगों के सामने आ चुका है, तो लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा समय तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। मैं एक बार आपके सामने झूठ बोल सकता, 2 बार बोल सकता, लेकिन तीसरी बार नहीं बोल सकता हूँ। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का जादू और ये जो नौटंकी करके बोलने का और लोगों को फेंकने का, फेंकू शब्द भी कुछ लोग बोलते हैं ना उनको, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री को फेंकू बोलने का भारतीय इतिहास का ये पहला रिकॉर्ड है। और अभी तक के किसी भी, राजीव गांधी तक किसी भी प्रधानमंत्री को इस लेवल पे लोगों ने, न नरसिम्हा राव, न मनमोहन सिंह जी, न वीपी सिंह, न देवे गौड़ा, न आई.के. गुजराल, न मुरारजी भाई, न अटल जी, उनके अपने एनडीए के पहले प्रधानमंत्री को भी लोग आदर से ही देखते थे। ये उस पद की गरिमा को ख़त्म करने वाला भारत के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री है जो उस पद की गरिमा भी ख़त्म कर रहा है। इसलिए इस देश का नागरिक के नाते, उन्हीं की उम्र के आसपास का एक नागरिक के नाते, उन्हीं के बराबर का मेरा पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन होने के नाते मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि ऐसे हाथ हमारे देश के लोगों के हाथ में देश चला गया है। और ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको उसी 30 साल के लड़के के बाप ने, जिस बाप को ये लोग जेल में अभी सड़ा रहे ना, ऐसे अगर जेल में डालने की बात आती ना, तो सबसे पहले जेल में जानी चाहिए खुद, क्योंकि उनके पापों के घड़े इतने ज़्यादा है। लेकिन पॉलिटिकली वेंडेट्टा के तौर पे लालू जी को जो उन्होंने रांची की जेल में जो सड़ाया है, लालू प्रसाद यादव ने बहुत पहले बोला है प्रीतम जी, भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी यानी भारत जलाओ पार्टी। लालू प्रसाद यादव वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया जिसने बंच ऑफ थॉट और जिसमें हु द नेशन डिवाइड, ये 2 गोलवलकर की किताबों को पिछले चुनाव में कंदील लालटेन अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लेके लाखों के सभा में बिहार में बोला है कि ये कौन लोग हैं जो बिहार के राजा बनना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का समर्थन किया है। ये बताने वाला भारतीय इतिहास में का एक भी राजनेता मुझे याद नहीं आ रहा। बाबा साहब के बाद में बाबा साहब एकमात्र आदमी थे जिन्होंने मनुस्मृति को जलाने का काम किया और ये धोखा बताया। उसके बीच में कोई नाम नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद यादव ये दूसरा नाम है जिसने संघ परिवार का थ्रेट एक्चुअल पहचाना है। लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार क्या बता रहे, उनके अपने गिरेबान में जो बैठे हुए लोग हैं, अमित शाह के एसेट्स इस पद पे आने के पहले वो क्या था और आज क्या है, वो अगर थोड़ी सी अगर ये लोग देख ले तो पता चल जाएगा। जिस नागपुर में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, उस नागपुर का सांसद
साइकिल पे चलने वाला, लूना पे चलने वाला, आज उनके एसेट्स क्या है। इस नागपुर से जिसको बिहार का प्रभारी बना के भेजा है, मेरे दोस्त का बेटा है गंगाधर फडणवीस का, उसके एसेट्स, धर्मपेट में उसका मकान था और आज कहाँ का क्या क्या है, लो ना। अगर आपको इतने भ्रष्टाचार निर्मूलन का अगर भूत सवार हुआ है ना, तो बिल्कुल ईमानदारी से भ्रष्टाचार निर्मूलन का काम करो। मैं आपके साथ में हूँ और मैं आपको हर तरह के लोगों की लिस्ट बताते जा रहा हूँ। काय लालू यादव का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप। लालू यादव का आंकड़ा जो है ना, मेरे को एक कॉरपोरेटर नागपुर का, सर बोले मेरे को हंसी आ रही है, उस समय की बात है, बोले 95 लाख का आंकड़ा तो बोले हमारा कॉरपोरेटर भी बोले आराम से डकार के जाता है बोले, और हु की चू नहीं होता है बोले। और एक मुख्यमंत्री बोले 10-15 करोड़ आबादी के प्रदेश का बोले, उसके बोले इतने पैसों को लेके इतना। मैंने कहा भाई ये वो मानसिकता है। हम ऊंची जाति वाले लोग कितने भी करोड़ का कुछ भी करें, क्योंकि हमको शोभा देता है, क्योंकि हम पैदाइश से राजा महाराजा है। वो एक ग्वाला, घर घर जाके दूध बेचने वाले का लड़का आज अगर बिहार का राजा बन गया है, ये हमारे पेट में दुखता है। असली दर्द भ्रष्टाचार का नहीं है, असली दर्द जंगल राज का नहीं है, असली दर्द है कि एक ग्वाला, एक ऐसे झोपड़ी में रहने वाला लड़का, वो आज अगर बिहार की गद्दी पे बैठता है, और उस लड़के के कारण बिहार के पिछड़ों को आत्मविश्वास आया है। प्रीतम जी, जो कभी पाटलिपुत्र था, जो कभी इस देश की महान संस्कृति का, राजगीर नालंदा विद्यापीठ का बहुत बड़ा केंद्र था, उस बिहार को इतिहास के क्रम में कहाँ लाके चले गए हैं, वो तो बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी। उस बिहार को लालू प्रसाद यादव ने 1990 के चुनाव के बाद में 91 से जब वो सीएम बने, उसके बाद से सबसे मेन बात अगर क्या की होगी, बिहार के पिछड़ों को कॉन्फिडेंस। क्योंकि उस बिहार को मैं उसके पहले भी देखा हूँ, हुजूर माए बाप करके वो रिक्शा वाला ऐसा झुक के खड़ा होता था, और रुपये 8 आना 54 देने के बावजूद वो बेचारा कुछ भी न बोलते हुए चुपचाप चला जाता था। आज वो मोल तोल करता है, आज वो चेयर खींच के बैठता है आपके सामने, आज वो आपके सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। ये क्रांति इस देश में इसके पहले इतिहास में सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने की है। इस देश के क्या करेंगे, हमारा तो पूर्व जन्म का पाप है, आज हम भुगत रहे हैं। ये तोड़ने का ऐतिहासिक काम करने वाला डॉक्टर आम्बेडकर, उसके बाद 2 नंबर पे क्रम आता है लालू प्रसाद यादव का। आने वाले 50 साल में सोशल साइंटिस्टों को ये लिखना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव का अगर हिस्टोरिकल रोल और क्या होगा, तो बिहार के दलित पिछड़ों को कॉन्फिडेंस देना। एक बार आदमी के पेट में खाना नहीं हो तो भी चलता है प्रीतम जी, बिल्कुल, लेकिन मान सम्मान ये सबसे बड़ी बात होती है, जो भारत के इतिहास में 5000 सालों से दलितों को कदम कदम पे कुचला गया है, अपमानित किया गया है। और लालू प्रसाद यादव ने उन दलित पिछड़ों को कॉन्फिडेंस देने का काम किया। इतना भी काम मैं 15 साल के लिए हिस्टोरिकल काम मानता हूँ, जो काम 50-100 साल भी नहीं कर सकता है कोई। ये जो सामाजिक इतना बड़ा जो क्रांति का काम है, ये काउंट न करते हुए दुनिया भर के दूसरे बातों के ऊपर ले जाना। और लालू प्रसाद यादव वो मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे मिनट में आईपीएस आईएएस कैडर की मीटिंग लेके, ये मुझे भागलपुर के कमिश्नर ने बोला है कि सर मैंने अभी तक मेरे लाइफ में 5 चीफ मिनिस्टर देखे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये पहले चीफ मिनिस्टर देखे मैंने कि जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के दूसरे मिनट में हम सब आईपीएस आईएएस ऑफिसरों को आगाह किया कि आज से मैं लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके बैठा हूँ, और आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए अगर बिहार के किसी भी जगह में दंगा हुआ, दलितों पे अत्याचार हुआ, पिछड़ों या गरीब या बेजमीन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो मैं खुद आके उस कलेक्टर के, उस एसपी की वर्दी उतारूंगा, उसकी कालिक पोतूंगा और गधे पे उसका जुलूस निकालूंगा। उस भागलपुर के कमिश्नर ने मुझे बोला है प्रीतम जी कि सुरेश जी ये मैसेज, आप एक्टिविस्ट है, आप पुलिस प्रशासन को गालियाँ देते दीजिए भी, आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये भी एक मैं बात बता देता हूँ, ये भी फैक्टर काम करता है कि गद्दी पे बैठा हुआ पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, वो जो मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति होता है ना, वो सिग्नल देता है कि मुझे किस तरह का राज चाहिए। लालू यादव ने पहले दिन हमको सिग्नल दिया कि मुझे दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, पिछड़ों के बारे में अगर कोई कंप्लेंट आई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये मैसेज होता है बोले, ये क्लियर कट मैसेज देने वाला मुख्यमंत्री मैंने 5 मेरे मुख्यमंत्री जो मैंने देखे अपने लाइफ की सर्विस में, 25 या 26 साल की सर्विस हो गई है मेरी, मैं
पहला मुख्यमंत्री देखा हूँ। ये भी एक फैक्टर होता है खैरनार साहब, ये सिग्नल होता है। और ये देने वाला लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने की हिम्मत की है। बिल्कुल। ये जो उनको आखरता है ना, आंखों में जो किरकिरी बन के बैठा है ना, इसकी एकमात्र वजह है कि संघ परिवार का असली जो पूरा जो नस है वो लालू प्रसाद यादव ने पकड़ी है। वो बंच ऑफ थॉट और हु द नेशन डिवाइड किताबें ले लेके जो जनसभा में भाषण किया, तो आज उसको कैद में रखा हुआ है और उसी का बेटा उसकी विरासत अगर लेके चल रहा है। और जिस ढंग से लाखों की संख्या में औरंगाबाद जैसा शहर, औरंगाबाद की सभा का चित्र जब मैंने देखा प्रीतम जी, मैंने फ़ोन करके पूछा औरंगाबाद के दोस्तों को कि औरंगाबाद की जनसंख्या क्या है। सर बोले 40 से 50 हज़ार। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही संख्या दिख रही है। बोले ये तो 2-3 लाख है सर। बोले औरंगाबाद के चारों तरफ के जितने भी लोगों को संभवतः सब अपने पाँव से चल के आए हैं। ये बिहार का मूड जो वर्तमान आज का जो चल रहा है प्रीतम जी, अगर बिहार के चुनाव में मैनिपुलेशन नहीं किया, बिहार के चुनाव में इन्होंने मोसाद की मदद नहीं ली, ईवीएम मशीन में गड़बड़ नहीं की, मतदाता सूची में ये जो गड़बड़ करना शुरू किया है, मैंने कल ही आगाह किया है चुनाव कमीशन को, ये अगर नहीं किया और ईमानदारी से अगर बिहार का चुनाव हुआ, तो मैं 100% आपको बोल देता हूं कि बिहार का चुनाव में नीतीश कुमार या एनडीए अपनी खुद की इज्जत भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि बिहार का जो मूड है, क्योंकि बिहार के लोगों के पाँव में जो छाले पड़े हैं ना, बिल्कुल, मुंबई से लेके कलकत्ता से लेके दिल्ली से लेके देश के कोने कोने से मई की चिलचिलाती धूप में जिन लोगों के लहूलुहान पाँव देख देख के मैं रात रात बस सोया नहीं हूँ, भूखे पेट बेचारे गए हैं, नंगे पाँव गए हैं। भारत का 50% मजदूर बिहार का है प्रीतम जी, और वो मजदूर उसकी जो आत्मा जो तड़प रही है वो इन लोगों को सबक सिखाएगी। वो जो पाँव में पड़े हुए छाले हैं ना, वो दिल और दिमाग में चले गए हैं और वो इस चुनाव में रिफ्लेक्ट होने वाला है। और ये नीतीश को भी, ये नरेंद्र मोदी जी को भी, नड्डा को भी, और ये जो फडणवीस यहाँ से जाके बैठा है ना, कोरोना के आड़ में छुप के बैठा है। कोई एक आधा फडणवीस का प्रोग्राम देख रहे हैं क्या? प्रभारी बना के भेजा है, क्योंकि वो अपने लाज बचाने के लिए उसने नाटक किया है। मुझे फ़ोन आया है बिहार से कल ही कि आपका फडणवीस जो है ना, नागपुर का यंग लड़का, शायद आपके बेटे की उम्र का होगा, वो सर कहीं दिख नहीं रहा है। वो बोलते कोरोना हो गया है बोलते। उसका सेकंड नंबर का आदमी वहाँ का जो उप मुख्यमंत्री पद पे बैठा है, जिसको मुख्यमंत्री बनने का सपना पड़ते रहता है, जिसका नाम भी मोदी है, वो भी कोरोना का बहाना करके घर में छुपा हुआ बैठा हुआ है। जिनको ये आसार समझ में आ गया है, वो सब लोग अपनी चमड़ी बचाने के लिए बैठ गए हैं। और अभी ये जो लोग पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं और जिस लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी 30 साल के बच्चे को जिस लेवल पे जाके बोल रहे हैं और उसको अकेले को टारगेट करके बोल रहे हैं, 135 करोड़ के आबादी के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। जो प्रधानमंत्री देश के दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का खुद एक प्रमुख होने के बावजूद वो एक राज्य की सत्ता के लिए इतनी लार टपक रही है, उसकी इतना पागल हो रहा है कि जो मर्यादा छोड़ छोड़ के बात कर रहा है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी की कुंडली में मर्यादा शब्द है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी जिन मुसलमानों को मरने को कुत्ते का पिल्ला ये उपमा दे सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के शरीर में दिल नाम का कोई अवयव शायद भगवान डालने के लिए भूल गया क्या? मैं एनाटॉमी पढ़ा हुआ आदमी हूँ ग्रे की। तो दिल नाम का जो अवयव होता है शरीर में, जिससे हमारा अपना ये तय होता है, उसके बारे में ये दिलहीन, हृदयहीन जिसको हम शब्द बोलते हैं, ये उस ढंग के प्रधानमंत्री हमारे देश के हिस्से में आए हैं। आज तक के 74 साल के इतिहास में का सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री इस देश के हिस्से में आया है, और जिसकी उल्टी गिनती बिहार से शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में अगले साल का जो कलकत्ता बंगाल का चुनाव है, उसका भी मैं रिजल्ट आपको अभी से बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी इसलिए बौखला गए हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, संघ परिवार बौखला गया है, क्योंकि संघ परिवार को 6 साल की सत्ता की जो आदत हो गई थी ना, और ये वो बेशरम परिवार है जो आज मनुस्मृति का महिमा मंडन कर रहा है। ये मनुस्मृति के जो पुजारी है, जो भीम स्मृति की जगह मनुस्मृति लाने की बात करते हैं, इन लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर ने और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पहचान के इनकी नस को पकड़ा है। और इसलिए लालू प्रसाद यादव का ये जो पॉलिटिक्स है, जो जेल में रहने के बावजूद बिहार की जनता को अलग अलग ढंग से तेजस्वी के द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा समझ में आ रहा है। और इस कारण नीतीश कुमार भी
जिनके बेटे के उम्र का वो लड़का है, उसके साथ में जिस ढंग से ये लोग पेश आ रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। आज बिहार 50% पानी में है बिल्कुल। और सब कुछ नरेंद्र मोदी जी किसी और राजनेताओं की तुलना में जब भी दिल्ली से जा रहे बिहार में, अभी तक ये चौथी या पांचवी बार की उनके हवाई जहाज़ की उड़ान है। हवाई जहाज़ से कभी कभार हम भी जाते हैं, उस हवाई जहाज़ से उस प्रदेश का पूरा चित्र दिखता है प्रीतम जी। आज भी 50% हवाई जहाज़ से परसों ही जाके आने वाले एक मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन करके बोला, सुरेश जी इतनी शॉकिंग बात है, आज भी उत्तर बिहार 50% पानी में हैं, धान की पूरी खेती सड़ रही है और लोग रास्तों पर आए हुए हैं। ये बिहार की कॉमन प्रैक्टिस है। जब भी बाढ़ का पानी घरों में खेतों में आ जाता है, लोग हाईवे में मुख्य सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे बने होते हैं। उन पर आके लोग अपना घर संसार लेके बैठे हुए, गाय गोरू बकरियों के साथ में। और ये बिहार की चर्चा नहीं, इस बिहार की बीमारी की चर्चा नहीं, इस बिहार के अस्पतालों की चर्चा नहीं, इस बिहार का शिक्षा का एक भी केंद्र, जिस बिहार का नालंदा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद में अमात्य सेन जैसे वैश्विक स्तर के भारत के नोबेल प्राइज़ विनर विद्वान को नालंदा का प्रमुख बनाया था, हटाने का पाप क्यों किया? कौन सा गुनाह था अमात्य सेन का कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को, जब वो वैश्विक स्तर का ऑक्सफोर्ड, और क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में वो प्रोफेसर है, ऑलरेडी ही इज़ ऑलरेडी वो वहाँ है, वहाँ से वो कभी कभी आते। ऐसे आदमी को गंवाने का, जो 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले रहा था, उस आदमी को गंवाने का पाप करने वाले ये पापी लोग, और नालंदा राजगीर की खाली पुरानी बातें कर करके लोगों की तालियां लेना चाहते हैं। लेकिन उस नालंदा की और उस राजगीर की हालत किसने की? ये हिंदू धर्म का इतिहास अगर खंगाल के देखेंगे ना, बुद्धिज़्म का खात्मा करने का पूरा इतिहास अगर देखेंगे ना, वो अयोध्या तक उसका पूरा हाथ चला जाएगा। अगर ये इतना सचमुच इनको उत्खनन करने का अगर शौकी सवार हुआ है ना, तो इस बहाने में ये भी इनको आगाह कर देना चाहता हूँ, इनको भारत का एक भी मंदिर शायद सुरक्षित नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि बुद्धिज़्म का जिस ढंग से इन्होंने पूरा, और ये मैं नहीं, पंडित कल्लन बोल रहा है, राज तरंगिनी नाम का भारत का पहला रिटर्न हिस्ट्री है, कश्मीरी पंडित है, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेशन किया है, मूल संस्कृत का ग्रंथ है, उसने पूरा लिखा है भारत के बुद्धिज़्म का खात्मा किस ढंग से हमारे तथाकथित हिंदू लोगों ने कर करके, कैसे कैसे अलग अलग मठ, गया तक, बिल्कुल जिस बुद्ध गया की बात कर रहे वहाँ पर जो मठ बनाया गया है, वहाँ है मठ, 23-24 हज़ार एकड़ जमीन लेके बैठा होता वो मठ, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया है, हम लोगों ने गोलियां खाई, हम लोगों ने लाठियां खाई, हम लोग जेल में गए। जयप्रकाश नारायण की छात्रवाद संघर्ष वाहिनी ने कितनी एकड़ जमीन बांटी, नीतीश कुमार छाती पे हाथ रख के बता दे। बिहार का सबसे बड़ा मसला प्रीतम जी अगर कोई है तो बेजमीन। बिल्कुल बिहार के आज भी 80-90% लोग बेजमीन हैं, और इतना साधन संपन्न बिहार, देश की सब मुख्य नदियाँ बहने वाला बिहार, देश की सबसे उपजाऊ जमीन वाला बिहार, आज दर्द के ठोकरे खाते हुए देश भर में रोजगार के लिए जा रहा है। और उस नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, 15 साल उसको मुख्यमंत्री पद पे बैठ के हो गए, उस बिहार को आज भी वो मजदूरी को बाहर जाने से रोक नहीं सका है, अपने राज्य में उनको मजदूरी नहीं दे सका है। ऐसे बेशरम मुख्यमंत्री को 1 सेकंड भी मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का अधिकार नहीं, और उसका पक्ष लेने वाले नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि आज बिहार के 4 या 5 भारत के 5 करोड़ जो मजदूर है, जिनको प्रवासी मजदूर की उपाधि दी जा रही है, इसमें से आधा, गिन के आधा बिहार का है। मैंने कश्मीर में भी बिहारी मजदूर देखा है, मैंने पंजाब में भी बिहार का मजदूर देखा है, केरल में भी बिहार का मजदूर देखा है, और नागपुर में भी बिहार का मजदूर मैं देख रहा हूँ। और मैं जिस गांव का पैदा हुआ हूँ, खानदेश धुलिया जिले में, वहाँ भी मैंने बिहार का मजदूर देखा है इस ढंग से। और पिछले साल इन्हीं महीनों में मैं आसाम में टी गार्डन्स में घूम रहा था, वहाँ भी 50% मजदूर बिहारी है। ये बिहार का मजदूर के नसीब में लाने वाला 15 साल का काल क्या कम होता है प्रीतम जी? अरे मुख्यमंत्री बनने के बाद में आप अगर एक दिन में अगर लैंड सीलिंग का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का अगर शुरुआत कर दे, लाखों एकड़ ज़मीन आज भी भूमाफियाओं के कब्जे में है। और ये कौन है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के और इनके अपने लोग हैं। आप फिरिस कर लो, बिहार में आज भी ज़मीन का जो बंटवारे का जो मसला है वो भारत का सबसे अहम मसला है। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से बिहार का बंटवारे का हुआ नहीं है। और ये मैं आज से 25 साल पहले
चंपारण का जब अपहरण का मामला था उसके बाद में जब मैं पटना में आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हूँ कि बिहार का अगर सबसे मुख्य मसला कोई होगा तो दलित, मजदूर और ये जो पूरा बहुजन समाज है ये बेजमीन है, और मेजॉरिटी भूमाफिया जो है ये है राजपूत, ये है भूमिहार, ये सब उस ढंग के जो ऊंची जाति के लोग हैं, और ब्राह्मण भी, ये कुछ चंद जिसको 3.5% की आबादी वाली जो संस्कृति बोलते, ये वो लोग हैं जिनके कब्जे में पूरे साधन हैं। ऐसे बिहार को आप इतने सालों में भी अगर नहीं बदल सके तो आपको कोई नैतिक अधिकार है किसी को कुछ बोलने का? और इसलिए मैंने नीतीश कुमार जवाब दो करके भी एक पोस्ट लिखी है जो आपने भी देखी होगी। मैंने सवाल गिनाए हैं कि नीतीश कुमार ये बातें हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण का नाम लेके आप थकते नहीं हो? उनकी विरासत क्या थी? उन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर लोहिया भारत के पहले राजनेता है दादा साहब गायकवाड़ के बाद में कि जिन्होंने जमीन का मसला लेकर ज्योति का उसकी जमीन वाला आंदोलन चलाया है। एक दादा साहब ने चलाया, माफ कीजिएगा, बाबा साहब की विरासत का आखिरी आदमी है जिसने बाबा साहब की स्पिरिट को थोड़ा जीवित रखा था। जो आज उनके अपने जो भी कोई तो सोकॉल्ड उनके नाम ले लेके क्या पद ले लेके जो बैठ गए ना, उनको शर्म आनी चाहिए। दादा साहब आखिरी दलित नेता है महाराष्ट्र के। उस बात को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर भारत में जबरन जोत नाम शब्द देके जमीन का आंदोलन करने वाले आदमी थे, और बाबा साहब के असली वैचारिक वारिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। बाबा साहब के लोहिया की बातचीत आखिरी, बाबा साहब की ज़िंदगी का आखिरी खत उनके टेबल पे जो पड़ा हुआ है लिफाफे में बंद, वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लिखा हुआ खत। बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलके एक पार्टी बनाने जा रहे थे, सही पार्टी भारत की इतिहास अलग हो गया होता। 6 दिसंबर 1956 को अगर बाबा साहब नहीं मरे होते और उनको 10-20 साल मिल गए होते और लोहिया जीपी बाबा साहब का कॉम्बिनेशन से अगर पॉलिटिकल पार्टी बनी होती इस देश का और बिहार का, क्योंकि बाबा साहब बिहार से इमोशनली बहुत जुड़े हुए थे। बुद्धिज़्म का असर होने का एक मुख्य कारण, उनको तो दुनिया के सभी धर्म ऑफर थे, पैसे ले के ऑफर थे, लेकिन बुद्धिज़्म एक धेला न लेते हुए शुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर लेने की एकमात्र वजह, बाबा साहब ने बुद्धिज़्म का जितना द बुद्धा नाम का उनका ग्रंथ क्लासिकल, तो उस बाबा साहब का ये जो पूरा जो आज हम लोग नाम ले के दुनिया भर के लोग कैश करते हैं, ये भी कैश करते हैं, संघ परिवार ने भी कोई कम नहीं कैश किया है, सुविधाजनक ढंग से इस्तेमाल किया है। लेकिन बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई? इस बात को अनदेखा करके बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? ये बात को बराबर इग्नोर करके समरसता, समता नहीं, समरसता शब्द का इस्तेमाल करके, क्यों भाई समरसता? जो जहाँ है वही रहे, और समरसता क्यों भाई, क्यों वहाँ रहेगा? वो ज़िंदगी भर वो तुम्हारे पैर की जूती बन के रहेगा। क्यों नहीं वो भी आगे आके बिहार की कुर्सी पे बैठना चाहेगा? क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहेगा? जो लोहिया ने कहा था कि इस देश के राष्ट्रपति भंगी औरत को मैं बैठना देखना चाहता हूँ, महारानी के खिलाफ मैतरानी, ऐसा बिल्कुल उन्होंने बाकायदा डायलेमा किया है। तो इस ढंग के लोहिया का नाम ले के राजनीति करने वाले नीतीश कुमार को लोहिया का नाम लेने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। वो टोटल भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी बन गया है। उसने तो बेहतर होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लोहिया जेपी ये सब विरासत का प्रतिनिधि ही नहीं बचा है। क्योंकि इस ढंग के गुजरात के दंगे करके देश के राजनीति पे हावी होने वाले लोग, दंगों की राजनीति से पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना, जिनका डीएनए तक निकालने की इनकी एक पिछले चुनाव की सब कुछ लोगों के सामने है। वो गोधरा की S6 कोच, साबरमती कोच को जलाने वाली घटना के समय ये रेल मंत्री थे, और नीतीश कुमार को अच्छी तरह मालूम है S6 कोच को आग लगाने का पूरा कांड एग्जैक्टली क्या है। और उसके बाद का जो पूरा गुजरात का जो पूरा दंगे की राजनीति करके नरेंद्र मोदी ने जो अपनी खूटी राजनीतिक खूटी जो पक्की की है ना, दंगे के ऊपर राजनीतिक खूटी पक्की करके देश का प्रधानमंत्री बनने वाले को जंगल राज शब्द बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है प्रीतम जी। ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री के सरपंच भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो 135 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाबा साहब ने जो नायाब संविधान इस देश को बना के दिया है,
सर्वधर्म समभाव का, सबको साथ में लेके चलने का, उसको ये संविधान की एनआरसी जैसे कानून ला के उसकी छिछलीदारी कर रहा है। ये एक एक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की डायरेक्ट पूरे संविधान को हाथ लगाने के बजाय वो इस ढंग से, समाजवाद शब्द बाबा साहब का शब्द है, समाजवाद शब्द को भी ये लोग नापसंद करते हैं, सेकुलरिज्म बाबा साहब का शब्द है, ये सब शब्दों को वहीं पर रखकर उनके खिलाफ पूरे देश के कानून बदलने का जो काम कर रहे हैं। एनआरसी, ज़मीन, किसानों के कानून के बहाने इन्होंने जो ज़मीन कॉर्पोरेट सेक्टर को बहाल करने का जो पाप शुरू किया है, अब आने वाले दिनों में आपको छोटे मोटे किसान नहीं नज़र आएंगे, ये टोटल ज़मीन चली जाएंगी। अंबानी के एसेट के बारे में कल का लेटेस्ट मैंने पढ़ा है, आज भी वो दुनिया का 6वां अमीर आदमी है और आने वाले दिनों में वो नंबर 1 भी बन जाएगा, क्योंकि अभी वो भारत के BSNL के, रेलवे के सब ज़मीनें अदानी अडवाणी के हिस्से में करने जा रहे हैं और ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारे देश के सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान कर चुके हैं। हमारे देश को जितना भी पब्लिक सेक्टर का पूरा जो कुछ था वो सब बेच बुझ के ये इतनी दाढ़ी जो लंबी करते जा रहे हैं, ये शायद हिमालय में जाने का लक्षण है। क्योंकि ये जो भारत के बाबा साहब का सपने का, समाजवाद का, जो देश का जो थोड़ा बहुत रास्ता, थोड़ा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ अंश चलने की जो शुरुआत हुई थी, उसको भी पीछे ले जाके टोटल बदल के पब्लिक सेक्टर को पूरा ख़त्म करके, पूरा शिक्षा को प्राइवेट में करके, पूरा हेल्थ को प्राइवेट में करके, वेदांता जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स को ये सब, ये नीतीश, इस आदमी ने, जयप्रकाश नारायण ने अपनी बीबी के नाम से जयप्रभा नाम का अस्पताल पटना में खोलने का सपना देखा था। इस आदमी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वो वेदांता को दे डाला है। ये पाप, और बड़ा जयप्रकाश का नाम लेके आंखों में पानी लाता है। 12 अक्टूबर को जयप्रकाश जी का दिवस था, बहुत तमाशा कर रहा था, लेकिन इसको कोई नैतिक अधिकार नहीं। जयप्रकाश नारायण की बीवी कैंसर से मरी, प्रभावती जी, उनके स्मरण का, उनकी स्मृति का अस्पताल को भी इसने वेदांता को बेच डाला है। इस ढंग के पापी लोगों को बिहार जैसे प्रदेश में, मैं आपको बता दूं, बिहार देश को अन्न सप्लाई कर सकता है। जो आज पंजाब हरियाणा की तरफ आप हम देख रहे हैं ना, ये वो बिहार है। अगर वो बिहार को प्रॉपर मैनेजमेंट करिए, मैंने नीतीश कुमार जवाब दो कि मेरे अपील में लिखा है कि उस बिहार को अगर प्रॉपर ढंग से अगर कोई मिल जाए ना, और ठीक ढंग से अगर बिहार का विकास करना चाहे ना, तो बिहार के संसाधन भारत के किसी भी प्रदेश से ज़बरदस्त है। और उसका अगर प्रबंधन अगर प्रॉपर ढंग से की जाए, क्योंकि प्रबंधन शब्द तो नरेंद्र मोदी का बहुत फेवरेट शब्द है। क्या प्रबंधन किया गुजरात में, ये भी इतिहास दुनिया को सब मालूम है, और देश का भी कौन सा प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में प्रबंधन प्रॉपर ढंग से करते हैं तो बिहार इस देश को ज़बरदस्त ढंग से अन्न धान्य भी दे सकता है। ऐसी ज़बरदस्त सब्जियां बिहार की होती है साहब, ऐसे ज़बरदस्त फल होते हैं, लीची से लेके आम से लेके क्या क्या नहीं, ये भारत के किसी प्रदेश में नहीं देखने में आता है। ऐसा समृद्ध बिहार को ये लोग बाढ़ के चपेट में, ये लोग दुनिया भर के अलग अलग संकटों में भी उभारने का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार में जंगल राज बोलने का इनको खुद को कोई नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि GST नाम का कानून लाके इसने पूरे राज्यों के पैसे जो खुद दबा के बैठ गया है। और जिस ढंग से रिजर्व बैंक जैसी भारत की सबसे मुख्य बैंक को नाखून लगाने का काम कर रहा है, वहाँ के अच्छे अच्छे गवर्नरों को हटा के, ये लुटेरे हैं। इन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नख लगाने का जो ऐतिहासिक गुनाह किया, मैं प्रार्थना करूंगा कि 100 साल जिए और इनके पापों का हिसाब देने के लिए, जेलों में जाने के लिए इन्होंने तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है, इनको जिंदा रखेंगे, बहुत अच्छा से खिलाए पिलाएंगे, और इन्होंने किए हुए पापों की सज़ा इनके जिंदा रहते हुए इनको भुगतने की तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो इन्होंने व्यारा न्यारा किया ना, अंबानी अदानी नाम के उद्योगपति, यानी देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही और इनकी अर्थव्यवस्था ज़बरदस्त ढंग से ऊपर चली जा रही। इनको ज़बरदस्त ढंग से आर्थिक पैकेजेस दे रहे, किसानों को नहीं दे रहे, मजदूरों को नहीं दे रहे। लेकिन इन लोगों को पूरा सरकारी जिस ढंग से सहयोग दे के बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रो उद्योगपति, प्रो पूंजीपति, प्रो ब्राह्मणवादी, प्रो मनुवादी लोगों को, दिल्ली हो या पटना हो, इनको तो भगाना। ये आज की तारीख में हर संविधान को प्रेम करने वाले, संविधान को मानने वाले, बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, जयप्रकाश नारायण लोहिया को मानने वाले लोगों का पहला नैतिक दायित्व है। कर्पूरी ठाकुर बोल के थकते नहीं, क्योंकि अभी कर्पूरी ठाकुर वहाँ का पिछड़ा बहुत ही ईमानदार, आज भी मट्टी का मकान
उनका परिवार रहता है। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम राजनेता मिलेंगे, उसको कैश करने की कोशिश करें। मैं कर्पूरी जी को मिला हूँ, देखा हूँ, बहुत ही ज़मीनी आदमी थे, पैदल चल के आ जाते थे हमारे धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री रहते हुए। हाँ, ये आदमी हमने खुद उनको देखा है। नाई जाति के थे, भले नाम ठाकुर था उनका, लेकिन वो नाई थे, लिटरली नाई थे। और वो अपना नाईपन छुपाते भी नहीं थे, उन्होंने कभी अपनी जाति का कॉम्प्लेक्स रखा नहीं था। और दूसरा आदमी लालू प्रसाद यादव है, उसने भी अपनी गरीबी का कभी कॉम्प्लेक्स छुपाया नहीं है। भरी सभा में प्रीतम जी मैंने उसको पाँव का अंगूठा ऐसा ऊपर करते हुए देखा है। ये देखो, भैंस चराने गया था और भैंस ने मेरे पाँव पे अपना पाँव रखा और मेरा अंगूठा कुचल गया है। माँ खेत में जाती थी, इस ढंग से झोपड़ी गिर गई तो पूरा भात में मट्टी आ गई थी दीवार की, और वो मट्टी को अलग करके हम एक एक चावल का दाना बुन के खाते थे। लाखों की सभाओं में बोलने वाला, इस ढंग से गरीबी का अपना खुद का चरित्र बताने वाला राजनेता भी पहला देखा मैंने। और ईमानदारी का, सच्चा, झूठा नहीं, नरेंद्र मोदी के जैसा चाय, वो रेलवे स्टेशन ही नहीं था बोलते। जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने की बात कर रहे हैं ना, वो रेलवे स्टेशन उस समय, मैंने रेलवे के बहुत बड़े अधिकारियों से कंफर्म किया कि वो रेलवे स्टेशन उस समय पैदा ही नहीं हुआ था जब ये चाय बेचने की उम्र के थे। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम थोड़ा सा बिहार चुनाव की ओर आ रहे हैं। आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र के लाडले युवा नेता बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कोरोना का बहाना लेकर नागपुर आ गए, एडमिट हो गए। स्मृति ईरानी जो इनका एक प्रचार का चेहरा थी, वो कोरोना का बहाना लेकर घर में बैठी है। सुशील मोदी, वो एक प्रमुख चेहरा था इस इलेक्शन में, वो खुद। और सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 2014 के बाद हर देश में छोटा बड़ा चुनाव जिसमें सक्रियता से देश के गृह मंत्री अमित शाह लगे रहते थे, वो भी इस चुनाव से नदारद है। ये किस चीज़ की खाली तरफ? चुनाव से नहीं, मैं आज आवाज़ इंडिया के द्वारा पूरे देश को बताना चाहूँगा, ये एक रहस्यमय चीज़ है जी। आने वाले दिनों में शायद वो आ ही जाएगी बाहर, कल न परसों। हम्म। अमित शाह लगभग पिछले 5-6 महीने से जिस ढंग से लो प्रोफाइल में डाले गए हैं, और समय समय पे उनका एम्स में और वेदांता में और कहाँ जाने का जो न्यूज़ आते रहता है, और एक तो उनकी बीमारी भी रहस्यमय है जी। और दूसरा राजनीतिक परिदृश्य से गायब करने की उनकी जो बात है। क्योंकि आप ही की बिरादरी के मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने किताब लिखी है लोया मर्डर केस के ऊपर। जी। निरंजन टकले नाम के पत्रकार हैं। जी जी। और निरंजन टकले ने मुझे खुद कहा है कि अमित शाह का इस पूरे चक्कर का मामला अगर सचमुच बाहर आ जाएगा तो उनको फांसी से नीचे की सज़ा नहीं है। इसी नागपुर की घटना है। बिल्कुल, और आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ पब्लिकली, लोग भी सुने, वो अब सिर्फ कारवान के कुछ चंद पन्नों में नहीं, ये स्टोरी वो अब किताब के फॉर्म में आ चुकी है। आप लोग अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से उसको ऑर्डर दे के घर में 3 दिन के भीतर बुला सकते हैं। वो किताब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और मैंने मांग की है, एक तो निरंजन टकले जी के ऊपर कार्रवाई हो अगर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देश के संवैधानिक पद के गृह मंत्री के ऊपर का संगीन आरोप वाला बात है। और इस हिसाब से उनको जो एक तरह से आपने सही सवाल किया है कि वो जो पीछे डाले गए हैं, तो कोई तो भी एक रहस्यमय बात है। अन्यथा वो नरेंद्र मोदी के एक तरह के जैसी हिटलर और हिमलर की जोड़ी थी ना जर्मनी की, ये बिल्कुल 2014 के बाद से नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ को लेकर पूरा पीछे करके इस आदमी को, जो आदमी 1.25 साल जेल में रहा है मर्डर के कारण, गुजरात का गृह मंत्री रहते हुए, उस आदमी को देश का, अपनी पार्टी का प्रमुख, उसके बाद राज्यसभा का सदस्य, उसके बाद उसके मुंह में खुद पेड़ा भरने का सीन, और उसके बाद उसको लोकसभा में अपनी खुद की सीट, आडवाणी जी की सीट खींच के उसको जो दे दी और उसको वहाँ से ला के जो बैठाया लाडला बना के, बहुत प्रिय पात्र था वो। लेकिन जिस ढंग से हिमलर भी हिटलर को ज़्यादा समय नहीं चला, हिटलर हिमलर की बात आखिर में ऐसा था कि एक दूसरे को मारने तक नौबत आ गई थी। इतिहास साक्षी है प्रीतम जी दुनिया का, फैशिज्म का। और आज वो भारत में मैं देख रहा हूँ, हिटलर हिमलर ये जोड़ी अंतिम समय तक टिकी नहीं थी। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में भारत में ये, मुझे लगा था शायद बाद में देखने को मिलेगा, इतना जल्दी ये देखने को मिलेगा मुझे ऐसा लगा नहीं था।
इसलिए ये जो सवाल आपने पूछा ये बहुत संगीन बात है और भारत का गृहमंत्री के नाते में मेरी भी चिंता की बात है, क्योंकि भारत का लॉ एंड ऑर्डर देश का 135 करोड़ के लोगों का दारोमदार उनके हाथ में है। तो उनका ये जो रहस्यमय ढंग से इस पूरे परिदृश्य से गायब होना या उनको पीछे कर देना, ये एक बहुत बड़ी, और शायद आपका पहला चैनल होगा जिस इस बात को छू रहा है, और आपने भी मेरे को एक तरह से इस बात पे रोशनी डालने के लिए कंपेल किया, और मैं भी पहली बार डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि ये सचमुच एक बहुत बड़ी संगीन बात है कि भारत के इतने प्रमुख मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के बाद ये 2 नंबर की बात आती है, और उसका इस पूरे परिदृश्य से गायब होना, ये कभी बिहार के चुनाव की उसकी कोई भागीदारी मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनका तो वो सबसे बहुत फेवरेट चेहरा रहा है हर बात के लिए, उससे पूरा पार्टी का काम भी लेके नड्डा के वो पूरे हटे नहीं है। स्टिल ही इज़ अ प्रेसिडेंट। यस, आपको मैं बता दूँ, पब्लिक को भी बता दूँ, नड्डा इज़ अ वर्किंग प्रेसिडेंट एंड स्टिल अमित शाह इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटे नहीं है, वो अभी भी अध्यक्ष पद पे है टेक्निकली, और ये कार्यकारी यानी वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी है। नड्डा। वर्किंग जेपी नड्डा इज़ अ नॉट फुल प्लेस प्रेसिडेंट। इसके बावजूद चुनाव के पूरी इस दंगल में अमित शाह का न होना एक बहुत बड़ा सवाल भी पैदा करता है। लेकिन अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी को अमित शाह से ज़्यादा मालूम है, लेकिन उसके बावजूद वो उनको थोप रहे थे देश के ऊपर। लेकिन थैंक्स फॉर आपके जैसे पत्रकार, जो इतने घुटने टेकने पत्रकारों के उदाहरण है, जिनको परसों ही चारों चैनल्स को माफ़ी मांगने का 8 बजे का सीन हुआ है परसों। बिल्कुल, कोर्ट ने कंपेल किया है। चिल्ला चिल्ला के ड्रग दो बोलने वाला जो नमूना है ना, उससे लेके सुभाष चंद्रा तक, इंडिया रजत शर्मा तक माफ़ी मांगनी पड़ी है घुटने टेक के, क्योंकि सुशांत, जिसको बिहार का चर्चा का मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश और हुई। ये दिमाग हमारे ये नागपुर के लड़के का है, मेरे दोस्त के गंगाधर फडणवीस का जो लड़का है ना, ये उसकी पकाई हुई खिचड़ी है। इसने अपने मुख्यमंत्री पद के समय के जो संबंध थे पुलिस बिरादरी में के, जिसको शरद पवार जी ने बराबर इशारा किया था भीमा कोरेगांव के बहाने कि हमारे महाराष्ट्र पुलिस में कुछ है ऐसे आईपीएस ऑफिसर जिनको हम निपटेंगे बाद में। ये मिसेस फडणवीस, जो औरत एक बैंक की आदमी सी कर्मचारी, लेकिन उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री के बाद में सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट देने से लेके महाराष्ट्र पुलिस के पूरे तनख्वाह उस एक्सिस बैंक के द्वारा देने का उसने काम करा लिया, और वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए उस बैंक की बाद में। फिर उस इस पर इस ढंग का करतूत करने वाला और महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल सुशांत सिंह में जिस ढंग से इसने किया, वो ऑफिसर्स भी मालूम है, वो आने वाले दिनों में सब पूरा बाहर आ जाएगा कच्चा चिट्ठा। और वो जो नमूना बिहार का डीजीपी जो था, जो बहुत बड़ा बाद में दूसरे ही दिन पजामा कुर्ते में नेताजी के तौर पे जो आ गया था, पांडे, आपको मैं विनती करूंगा अगर संभव तो पांडे को पकड़ो आप पटना में और उसको भी उतारो एक बार कैमरे में आपके। ये जो पूरी खिचड़ी पकी है, नाना फडणवीस का सरनेम लेके जो पैदा हुआ है देवेंद्र फडणवीस, ये उनके दिमाग की उपज है। सुशांत का मामला, सुशांत ड्रग एडिक्ट था। ड्रग एडिक्ट लोग इस देश में बहुत होते हैं, बहुत दुखद बात है, वो अपने फ्रस्ट्रेशन से होते हैं, वो बहुत भयानक अफीम का एक अलग ही व्यवहार है। वो चीन जैसा देश तक बर्बाद करने का षड्यंत्र हुआ इतिहास में, इसलिए वो बहुत दुखद बात है, वो ख़त्म ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक अफीमची लड़के को इस ढंग से कैश करना चाहते थे बिहार के चुनाव में, जो ऑटोप्सी और दुनिया भर के रिपोर्टों के बाद में इनकी हवा निकल गई, चुनाव के पहले ही निकल गई, जिसको वो, क्योंकि मुद्दे, मतलब शर्म आनी चाहिए ऑल इंडिया लेवल की पार्टी को बिहार के आर्थिक, बिहार के सामाजिक, बिहार के सांस्कृतिक मसले छोड़कर एक अपने से अभिनेता को, कोई बहुत टॉप का अभिनेता भी नहीं था, एकदम सेकंड थर्ड ग्रेड का अभिनेता था, आत्महत्या किसी को भी करने को नसीब में आए तो दुखद बात है, कोई भी हो, कोई भी अभी की राजनीति में कि भी, ये मेरे जिनके खिलाफ बोलता हूँ इनकी भी आत्महत्या मुझे दुख देगी, क्योंकि आत्महत्या करके मरना अच्छा नहीं है। इन्होंने अपने किए हुए पापों की सज़ा
बाबा साहब के संविधान के अनुसार भुगत के आगे जाना चाहिए। ऐसे नहीं, इनको आत्महत्या की छुट्टी नहीं है। तो सुशांत की आत्महत्या दुखद है, लेकिन सुशांत की आत्महत्या को लेके महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की खिचड़ी है। ये इन्होंने पकाया हुआ पूरा मामला है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल दारिद्र्य इतना हो गया कि एक बच्चे की आत्महत्या को भी ये कैश करना चाहते थे, जिसको प्रेत के तालू का लोनी खाने वाली कहावत बोलते हैं, लेकिन वो उनके दांत गले में आ गए हैं और इस कारण वो कुछ नहीं कर पाए उसमें, और वो डीजीपी को डीजीपी पद भी छोड़ना पड़ा। राजनीति में वो टिकट का शायद आश्वासन दिया था, उसको टिकट भी नहीं दिया झुनझुना, उल्टा एक सिपाही, उसको चिढ़ाने के लिए एक सिपाही को टिकट दे दिया उल्टा उसी सीट से। तो इस ढंग की गंदी घटिया भीलो बेल्ट राजनीति करनी ही इनकी औकात है। इनका पूरा राजनीतिक चरित्र 1952 में यह पार्टी बनी है जनसंघ नाम से, उसके बाद में 1982 से भारतीय जनता पार्टी नाम से। ये पार्टी का जो पूरा राजनीतिक ग्राफ अगर आप चेक करोगे, भारत के इतिहास में एक ही राजनीतिक पार्टी होगी मंदिर मस्जिद की राजनीति छोड़कर। इन्होंने मजदूरों की, इन्होंने गरीबों की, इन्होंने किसानों की, इन्होंने महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, कोई एक भी इशू को लेके, नामांतर से लेके, हाथरस से लेके हर चीज़ों में इनका चरित्र स्पष्ट हो रहा है। खैरलांजी तक 70 किलोमीटर दूर है सिर्फ खैरलांजी नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर से। और छाती पे हाथ रख के बोल दे मोहन भागवत, शर्म आनी चाहिए मोहन भागवत को बाबा साहब का नाम लेने में। महाराष्ट्र के सबसे घृणित कांड के जगह पर जाने की खुद भी अपने किसी सिपा सालार को उन्होंने भेजा है। हम 3 बार गए हैं। ये इनका दलित कंसर्न है, ये इनका पिछड़ों का कंसर्न है। हाथरस के बारे में किस ढंग से वो आदित्यनाथ पेश आ रहा है, मैं तो कहता हूँ कि अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी ने तक विजिट करना चाहिए था। इतना वो घृणित कांड है, क्यों नहीं गया? आज तक 1000 से ऊपर कांड होने वाले उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ आबादी के प्रदेश में किसी एक भी जगह खुद मुख्यमंत्री गया नहीं है, खुद गृहमंत्री गया नहीं है भारत का, खुद उस गृहमंत्री पद के छोड़ के उस रक्षा मंत्री पद पे बैठा हुआ राजनाथ सिंह नहीं गया है, जो अपने आप को इस देश का बहुत बड़ा राजनेता बोलता है। और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए दलित और पिछड़ों की बात करने में। वो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स में जाके मिसेस गांधी की जो भी खामियां हो, लेकिन बेलसी कांड में मिसेस गांधी इतने कीचड़ में से अपने साड़ी ऊपर करके गई है, हाथी पे बैठ के गई है। दलित अत्याचार का कांड है, राजनीति की स्टंट सही, लेकिन गई है। तो इस ढंग के राजनीति के लोग भी हमने देखे हैं, और इस ढंग के भी ये लोग हम देख रहे हैं। 6 साल में दलित अत्याचारों का जो रेशो है ना प्रीतम जी, महिला अत्याचारों का जो रेशो है ना प्रीतम जी, वो आज के इतिहास का सबसे हाईएस्ट रेशो है। वो अगर पूरा बाहर आ जाएगा ना कच्चा चिट्ठा, इनको पापों का घड़ा पूरा सामने आ जाएगा। क्यों इनको दलित वोट देंगे, क्यों इनको बहुजन समाज के लोग वोट देंगे? आधी प्रतिशत आबादी महिला, जिनके खिलाफ ये लोग पैदाइश ही इनके खिलाफ है। महिलाओं के लिए इनके प्रति कोई, महिला तो किचन में बच्चों को पैदा करने के लिए मशीन के रूप में है, ऐसा इनका अपना मान्यता है मनुस्मृति के द्वारा। महिला श्री शूद्र, पाँव के अंगूठे से पैदा हुई, यही मनुस्मृति का श्लोक इनके प्रिय श्लोकों में से जो मोहन भागवत खुद दोहराते रहते हैं। 5 अगस्त को उन्होंने क्या महिमा मंडन किया है वहाँ पर अयोध्या के भूमि पूजन में। ये वो राम राज्य चाहते हैं जो धोबी और जो दुनिया भर के लोगों को क्या क्या करके अंगूठा काटने से लेकर दुनिया भर की जो उनकी विरासत है, ये उस इतिहास के ये लोग प्रतिनिधि है। सर, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। बिहार की जो राजनीति है उसे आप बहुत नज़दीक से जानते हैं, बहुत बार बिहार गए हैं, अनेक आंदोलनों में गए। लेकिन इस इलेक्शन के बाद बिहार का चित्र जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, बहुत परिवर्तन होने वाला है। उसमें एक परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है, एक परिवर्तन है कि नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या उनका करियर बिहार में ही उनका ही नाम लेकर, उनके बाजू में ही बैठकर उनका पूरा का पूरा करियर ख़त्म करने के पीछे बीजेपी लगी है? आपको क्या लगता है? आज एक बात मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ आपको, जो कभी कहीं नहीं की है जी। कुलदीप नायर मरने के पहले 2 से ढाई घंटा हम लोग बैठे थे उनके घर में। मेरे हमेशा की प्रैक्टिस थी, जब भी दिल्ली जाता था उनके साथ एक खाने का और गपशप का कार्यक्रम होता था मेरा। कुलदीप नायर ने मुझे बोला कि सुरेश, आपको आश्चर्य लगेगा, नीतीश मेरे पास आए थे
लालू यादव की कृपा से जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब की बात है। और मुझे चुपचाप बोले कि सर मुझे आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट का प्रोजेक्ट कीजिए। और सोनिया जी से लेके सीताराम येचूरी और ए.बी. बर्दन तब वो जिंदा थे, ये सब नेताओं से आप बात करके मेरे लिए दिल्ली में जगह बनाइए। आप ये कीजिए। बिल्कुल। और आज मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में कई चीज़ें डिस्क्लोज़ की, तो उसी की प्रेरणा लेकर मैं आज डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं भी लिखूँगा अपने आत्मकथा में। तो सुरेश बोले, मैं ज़िंदगी में आज तक इस ढंग के पचड़ों में कभी पढ़ा नहीं। मैं इस देश का एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पैदा हुआ और उसी रूप में मरना चाहता था। विश्व के कितने राजनेताओं का उन्होंने इंटरव्यू किया है, हाँ, लेकिन मैं पहली बार बोले ठग गया बोले। और मैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के और आरएसएस के फैसिस्ट चरित्र को देख के मैं भी इतना प्रेशर में आ गया था। तो मैं पहली बार नीतीश को हाथ पकड़ के बोला कि यस आई विल डू। और सुरेश बोले इस बात को सिर्फ 1 ही महीना हुआ है बोले, और ये बोले एनडीए का पार्ट हो गया बोले। इस ढंग से इसने मेरे को मुंह के बल गिराया। सुरेश, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने न सोनिया जी से बात की, न मैंने सीताराम येचूरी से बात की, न मैंने ए.बी. बर्दन से बात की। मैंने मुँह ही नहीं खोला था। और उसके ही पहले यानी एक तरफ से मैं जान बचे लाखों पाए जैसी स्थिति में आ गया। मैं तो आज भी शौक में हूँ सुरेश बोले कि ये आदमी मुझे आके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मोदी की तुलना में बोलने वाला आदमी, ऐसी बात नरेंद्र मोदी नहीं समझता था। नरेंद्र मोदी बाकी कुछ भी हो, लेकिन उसकी इतना शातिर आदमी ढूंढ के नहीं मिलेगा। बहुत साधारण आदमी है, लेकिन शातिरता में उसकी बराबरी करने में देश में शायद ही कोई लोग होंगे। शातिर। और इस शातिर आदमी ने नीतीश कुमार की इस महत्वाकांक्षा को शायद कुलदीप नायर की भी पहले भाप लिया है। और इस आदमी को देश का प्रधानमंत्री का जो सपना पड़ा था और उस हिसाब से अपने आप को लॉबी भी करने के लिए पहुंच गया था दिल्ली में, ये रहस्य आज मैं पहली बार उद्घाटित कर रहा हूं। अब ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार आदमी किस स्टैंडर्ड का है, ये आज बिहार की जनता के सामने पूरा के पूरा आ चुका है। कितना नीतिहीन है। नीतीश नाम माँ बाप ने दिया है सोच समझ के, लेकिन उस नाम को बट्टा लगाने वाला ये आदमी ये सब चीज़ों को करके, जिस नरेंद्र मोदी ने इसका डीएनए निकाला, इसने उसका निकाला, इनकी दुनिया भर की कितनी गाली गलौच हुई पिछले चुनाव प्रचार में, ये पूरे लोगों के पब्लिक डोमेन में आज भी मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। और इसके बावजूद ये फिर गले में गले डाल के और फिर नड्डा और हमारा फडणवीस सब बोल रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। ये जो नाना फडणवीस वाली जो चाल है कि इस ढंग से जॉर्ज फर्नांडिस को पॉलिटिकल मर्डर, जॉर्ज फर्नांडिस को अल्जाइमर बहुत बाद में हुआ, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का पॉलिटिकल मर्डर करने का काम आरएसएस ने जिस ढंग से किया है। जॉर्ज फर्नांडिस वाज अ फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया जिसने दोहरी सदस्यता का मुद्दा लेके पार्टी को तोड़ा है। वो जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय जनता पार्टी का जब हनुमान बन गया, वो जॉर्ज फर्नांडिस जब इंडिया का चेयरमैन बन गया, वो जॉर्ज फर्नांडिस जब गुजरात के दंगों का पार्लियामेंट में समर्थन कर रहा, वो जॉर्ज फर्नांडिस जब फादर स्टेन जैसे आदमी को अपने बच्चे के साथ जलाने की बात का समर्थन कर रहा, वो जॉर्ज फर्नांडिस का पतन भी मैंने अपने आंखों से देखा है प्रीतम जी, जो मेरा कभी हीरो रहा है। उस जॉर्ज फर्नांडिस का ये पतन भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ने, मैंने उस समय जॉर्ज फर्नांडिस के घर में जाके जॉर्ज फर्नांडिस को उसके मुंह पे बोला है कि ये आपकी राजनीतिक आत्महत्या की शुरुआत है। मेरे मास्टर को मैं इस ढंग से पॉलिटिकल मर्डर करते हुए खुद का मैं देख नहीं सकता हूँ। मैं आपको आगाह करने आया हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ। जॉर्ज साहब, आप सावध हो जाइए, आप बहुत भयानक ट्रैप में चले जा रहे हैं। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को लेजिटिमेसी देने का हिस्टोरिकल काम आपके द्वारा हो रहा है। रोकिए आप अपने आप को। ये मैंने आज से 15-20 साल पहले प्रीतम जी ये काम मैंने किया है खुद अपने। 2.5-3 घंटे की मेरी मीटिंग है। और कौन से दिन की मीटिंग है? जिस दिन महालक्ष्मी स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी का महाधिवेशन चल रहा था, और यही नीतीश और जया जेटली को जॉर्ज ने अपने पत्नी के तौर पे भेजा था। और वो जवाब पूछने के लिए मैं गया था कि जॉर्ज साहब, नीतीश कुमार और जया जेटली को आपने भारतीय जनता पार्टी के महाधिवेशन में क्यों भेजा है? आप समता पार्टी के नेता हो। अरे सुरेश, पॉलिटिकल पार्टी में हर किसी अधिवेशन में कोई, मैंने कहा हर किसी, सोशलिस्ट इंटरनेशनल में सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में कम्युनिस्ट,
भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल के पार्ट आप कब से बन गए? मैंने कहा आपके लक्षण मुझे ठीक नहीं दिख रहे। आप लालू प्रसाद यादव के ईर्ष्या के आग में पागल हो गए हो। आप पॉलिटिकल आत्महत्या करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को उत्तर भारत में आप बढ़ाने की ऐतिहासिक भूल कर रहे हो। जिस आदमी ने जनता पार्टी का विघटन सिर्फ इस मुद्दे पे किया है, वही आदमी ये दोबारा अगर ये कर रहा है तो ये आपकी राजनीतिक आत्महत्या है और वो अल्जाइमर का शिकार बन गया। ये बहुत दुखद बात है। यही नीतीश कुमार के नसीब में भी आएगा। जॉर्ज फर्नांडिस का किया हुआ पाप आज नीतीश ढो रहा है और ये नीतीश खुद जॉर्ज फर्नांडिस की हालत में चला जाएगा। ये मैंने कल परसों लिखा। बहुत लोगों का अखरा, काफ़ी लोगों ने वो वापस लो करके पेश डाला। मैंने नहीं लिया पीछे, मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरी राजनीतिक कमिटमेंट, सामाजिक कमिटमेंट दलित, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में इतनी पक्की है, उसके लिए कोई आके मेरा मर्डर भी कर दे तो मुझे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस ढंग से आज एनडीए के साथ में उठ बैठ रहा है, नीतीश कुमार जिस ढंग से आज नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर कर रहा है, नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क हो, ये मैं आज के चैनल के बहाने, और हो रहा है। रोज़ मुझे बिहार से सबसे ज़्यादा फ़ोन आ रहे, महाराष्ट्र से ज़्यादा। रोज़ मुझे अप टू डेट मिलता है, सवेरे से लेकर शाम तक। आपके पास आने की भी पहले मुझे एक फ़ोन था जो मैंने कट किया है। मुझे अप टू डेट है। बिहार ने राजनीतिक भारत में चेंज करने का इतिहास 67 से है, 1967, 77, और उसके बाद आज भी बिहार भारत का राजनीतिक चरित्र बदलेगा और फैसिस्ट सरकार जो 6 साल से भारत की छाती पे मूंग दल रही है, उस फैसिज्म के अंत की शुरुआत भी बिहार से होगी। ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। बिल्कुल आपका आत्मविश्वास है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से अलायंस का एक बड़ा महत्व होता है। लेकिन बिहार में बड़ा अजब अलायंस हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ पप्पू यादव के साथ प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र से उठकर बिहार चले जा रहे हैं, मायावती जी कुशवाहा के साथ अपना यूपी छोड़ दिया और बिहार में कूद गई है। ये जो, और ओबीसी उनके साथ में आ गए हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हो रही है, मुझे एक तरह से खुशी भी हो रही है जी। आपको आश्चर्य लगेगा जी। जिन लोगों का दामन ही खोटा है ना, ऐसे लोग इस चुनाव के बहाने और पिछले भी चुनाव के बहाने एक्सपोज होना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो जैसे वो दाने होते हैं ना और कंकड़, तो ये कंकड़ आज ही अगर लोगों के सामने स्पष्ट हो जाए ना, आने वाले दिनों में सीधी लड़ाई करने के लिए आसान हो जाएगा। ये जो बाबा साहब का नाम लेके, सेकुलरिज्म का नाम लेके, गांधी का, लोहिया का, जेपी का, क्या क्या दुनिया भर का कैश करके ये जिन लोगों ने अपने मास्क ओढ़ के रखे थे ना, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों मास्क अपनी जेबों में रखने वाले, ये सब बिकाऊ, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाले लोग हैं ना, ये अंदर कमरों में क्या क्या करते वो छोड़ दो, वो ऑन कैमरा अपने को क्या पता है। लोग तो बोलते हैं कि ये करोड़ों का अरबों का व्यापार है, लेकिन वो बात दिगर है। मैं डायरेक्टली पॉलिटिकली इनके बारे में बताना चाहूँगा, इन सब का पॉलिटिक्स यही ख़त्म हो रहा है। वो बहन जी भी कभी सपना देखती थी प्रधानमंत्री का, समझ लीजिए ख़त्म। काशीराम जी के कृपा से वो आज यहाँ तक पहुँची है, बहुत हो गया, बस जो कुछ उन्होंने कर लिया, कमा लिया, हो गया। और जिस प्रकाश आंबेडकर का बात कर रहे, मैं कभी उनको अपना दोस्त भी मानता था। हालांकि दोस्त आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रमोद महाजन भी मेरा मरते दम तक दोस्त था, दोस्त तो कभी जाते नहीं है। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है क्योंकि प्रकाश आंबेडकर की बीवी राष्ट्र सेवा दल से निकली हुई परिवार की अंजलि है। इस कारण प्रकाश आंबेडकर के साथ कुछ एक अलग इमोशनल भी रिश्ता है हमारा। और प्रकाश आंबेडकर दूसरी तरफ बाबा साहब के ब्लड से आते हैं, इसलिए मुझे और ज़्यादा पीड़ा है। प्रकाश आंबेडकर की इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की शुरुआत ओवैसी के साथ के पॉलिटिक्स से जो हुई, जिसको मैंने आगाह किया है, बिल्कुल। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इमीडिएट ट्वीट किया कि बाड़ा साहब ये आप गलती मत करो, अभी भी आप पीछे आ जाओ, आप बाबा साहब की पूरी विरासत को बट्टा लगा रहे हैं, आप मेहरबानी करके मुसलमानों का नरेंद्र मोदी ओवैसी उसके साथ जाना क्या और फिर नरेंद्र मोदी के जाने में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप ये गलती मत करो। ये सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए भी गलत है, आपके लिए भी गलत है। लेकिन उल्टा उस पर मेरे साथ में वितंडवाद किया है उन्होंने। तो इसलिए अगर किसी ने तय किया है कि मुझे राजनीतिक आत्महत्या ही करनी है, तो जैसा नीतीश कुमार ने की, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने की, अगर उसी लाइन में
बहन जी, उसी लाइन में प्रकाश जी, उसी लाइन में पप्पू। ये पप्पू लालू की कृपा से राजनीति में आया है। बिल्कुल। ये पप्पू कोई पप्पू ही था, इसको कोई दुनिया नहीं जानती थी। इसकी पीठ पे जब लालू यादव का हाथ पड़ा तभी इसका राजनीतिक उदय हुआ है। आज वो पप्पू कौन से, और ये सब मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का एक कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिक्स है। मैं आज वो भी खुल के बोल देता हूँ आपको, ये भारतीय जनता पार्टी का बांटो और राज करो वाली राजनीति का पार्ट है। और ये चिराग पासवान म्हणजे रामविलास जी। आपको आश्चर्य लगेगा, आज वो मर गए हैं बेचारे। आखिरी भोजन उनके घर से करके जब निकला ना मैं, ये मेरे को छोड़ने बाहर आए थे गाड़ी तक अपने हाथे में, और मुझे बोल रहे हाथ प्रणाम करके कि खैरनार साहब, आपका कम्युनलिज्म के खिलाफ का लड़ाई का मैं भी एक सैनिक हूँ, आप मुझे आधी रात में फ़ोन कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। ये एक आखिरी शब्द है रामविलास के मेरे कान में। अच्छे मित्र थे मेरे, जेपी आंदोलन के पैदाइश से, लोहिया ईट है, बहुत अच्छा लोहिया जेपी उन्होंने पढ़ा हुआ है, कोई दो राय नहीं है। और अंबेडकर भी, बाबा साहब का शताब्दी का जो साल का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का जो, और छुट्टी बिट्टी का पूरा क्रेडिट वीपी सिंह के समय का उनको ही जाता है। उन्होंने वो किया है, वो जो ड्यू क्रेडिट है वो देने में कोई अर्जा नहीं है। लेकिन उनका भी जो पतन हो गया था एनडीए ज्वाइन करने का, और क्या बोले वो, क्या करे सुरेश जी, ये चिराग, जो बाप अपने बेटे की ही पीछे पीछे चला जाए, ऐसे बाप को हम क्या कहेंगे। ये उनका जो राजनीतिक पतन था, मर गए बेचारे, अब उनके बारे में ज़्यादा बुरा बोलना अच्छा नहीं। और ये चिराग आज जो पूरा नीतीश कुमार को एक तरह से ये सुपारी देने वाली बात तो समझ में आती होगी ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुपारी दिए हुए लोग हैं बहुत सारे, जो नीतीश कुमार को खत्म करना चाहिए। और संघ परिवार कोल ब्लडेडली जिस ढंग से जॉर्ज फर्नांडिस, जिसने कभी संघ परिवार को ही लेके पार्टी तोड़ी थी, उसको सबक सिखाया। अभी दूसरा सबक नीतीश को, वो अभी उतनी चिंता में नहीं है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है या और कोई उनकी चिंता कन्हैया नहीं है। बन रहा है। अभी उनकी चिंता नीतीश कुमार को पॉलिटिकली ख़त्म करना। जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाला दावेदार एक ज़माने में अपने आप को बन गया था ना, उसको झुंझुना पकड़ा के उसको भी अटल बिहारी जॉर्ज फर्नांडिस के लेवल पे, अल्जाइमर ऐसे ही नहीं होता अपने आप, अल्जाइमर के लिए कई कारण होते हैं, मैं डॉक्टर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस ढंग के स्थिति में उसको फेंकने की, मैंने अल्जाइमर का सपना देख रहा हूँ, मुझे नहीं अल्जाइमर उनको हुआ ऐसा लग रहा है। मैं तो चाहूँगा कि वो बहुत सुदृढ़ और अच्छी लाइफ जिए और 100 साल की जिए और अपने पापों का प्रायश्चित करते करते ही मरे। लेकिन अल्जाइमर कराने की पूरी साजिश, पूरी जो रचना संघ परिवार की तरफ से की जा रही है गोटियां बिछाने की, और इसमें अभी की तारीख में संघ परिवार ने, बीजेपी ने भी मान लिया है कि जाने दो बिहार में अभी कौन मुख्यमंत्री या किसका राज आता आ रहा है। हालांकि वो उसके बावजूद चुनाव मशीनरी बहुत कुछ चीज़ें मैनेज करने का उनका हथकंडा करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी एक पक्ष में ये भी कह रहा हूँ कि वो नीतीश कुमार को पॉलिटिकली ख़त्म करने का उनका एजेंडा, क्योंकि वो डीएनए भूले नहीं है। वो जो डीएनए एक दूसरे का निकालने की, नरेंद्र मोदी की एक खासियत आपको मैं बता दूं आखिरी, जिस हरेंद्र पंड्या ने अपनी एलिज ब्रिज की सीट खाली करने से नरेंद्र मोदी को जवाब दिया था कि मैं अपनी सीट खाली करना तो दूर की बात है, मैं तुमको मुख्यमंत्री भी नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत बड़ा नेता था। ये जो भेजे गए थे ना नाइट वॉचमैन के तौर पे, वो वहाँ का उस समय इस्टेब्लिश लीडर था बीजेपी का, बहुत बड़ा चेहरा था, ह्यूज मार्जिन से चुन के आया था। उसने तक कह दिया था, क्या हुआ, नरेंद्र मोदी कभी भूलता नहीं है। और नरेंद्र मोदी की एक खासियत है जो आशीष नंदी ने एनालिसिस की है आउटलुक में, जिसमें नरेंद्र मोदी ने उनको कोर्ट में खींचा है, वो साइकेट्रिक है। नरेंद्र मोदी जिसको बिल्ली काटना बोलते ना, बिल्ली काटना नरेंद्र मोदी बोलते नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ भी है और कमजोरी भी है, क्योंकि यही कमजोरी हिटलर की भी थी। हिटलर इतना बावला था, इतनी बड़ी सत्ता होने के बावजूद अगर उसको आपको मारना है और उसको लग रहा कि ये शायद आपको मारने में कोताही करेगा या कुछ गड़बड़ करेगा, हिटलर खुद गन हाथ में लेके उसके बेडरूम में घुस के बीवी को बाजू करके मारता था। ये हिस्ट्री है, ये रिटर्न हिस्ट्री है, आरएसएस के लोगों ने लिखी हुई हिस्ट्री है, क्योंकि हिटलर उनका हीरो है।
नाजी भस्मासुराचा उदयास्त ये किताब उनके ही लोगों ने निकाली हुई किताब है, जो मैं, क्योंकि मैं उनका भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए ये उस मानसिकता का आदमी है। ये उस आदमी के सामने माफ़ करना ये शब्द उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। माफ़ी स्पेलिंग उसको आती भी नहीं है। ये जिस ढंग से मुसलमानों को, जिस ढंग से दलितों को, जिस ढंग से पिछड़ों को, आदिवासियों को, और उसी ढंग से अपने राजनीतिक विरोधी, भले अपने खुद के पार्टी के हो या कोई नीतीश जैसा हो, उसको उसकी जगह दिखाने का काम संघ परिवार 95 सालों से कर रहा है, आज से नहीं। महात्मा गांधी का मर्डर तक कर चुके हैं ये लोग, कोल्ड ब्लडेड। वो मर्डर सिर्फ 30 जनवरी 48 का नहीं है, वो मर्डर उसका बहुत 1920 जब वो भारत में प्रवेश किए और थोड़ा थोड़ा तिलक का पीछे होके जब उनका जलवा होने लगा, तब से उनके दिमाग में है। तभी उन्होंने 25 अक्टूबर 1925 को संघ की स्थापना की है, ये कसम खा के। ये कोई साधारण संगठन नहीं है। ये एस नाम का हिटलर का जो संगठन था ना, ये उसकी हुबहू कॉपी है। और ये वो लोग हैं, ये बहुत ठंडे से खाते हैं, इनको जल्दबाजी भी नहीं है। ये त्रिपुरा जैसे, नॉर्थ ईस्ट जैसे प्रदेश में 40 साल से ऊपर ये काम कर रहे थे। ये कोई आपके हमारे जैसे जल्दबाजी वाले, ऐसे उत्तेजित होने वाले लोग नहीं है। और ये इस ढंग से आज भी नीतीश कुमार को, वो बिल्ली और चूहा का खेल आपने देखा होगा। बिल्कुल। जब बिल्ली के कब्जे में चूहा आ जाता है और वो उसको ऐसे छोड़ती है और फिर छोड़ती है, पकड़ती है, आखिर में वो गटक जाती है, वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले वो बहुत खेल लेती है। आज की तारीख में नीतीश कुमार चूहा है और भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार बोल रहा हूँ मैं, ये बिल्ली है। और बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। ये पूरी भागलपुर से लेके मुजफ्फरपुर की मीटिंगें नरेंद्र मोदी की एक तमाशा है। नरेंद्र मोदी को आईबी से, सीबीआई से, ईडी से, सबसे बहुत अच्छी तरह खबरें हैं इंटेलिजेंस से कि बिहार का मूड अभी क्या है। वो कोई फूल्स पैराडाइज में नहीं है। वो अभी जो बच्चे के जंगल राज तक आ गया है, उसके डीएनए तक आ गया है, उसके बाप को कितने बच्चे थे उस तक आ गया है। ऐसे बच्चे वाले राजनेता कितने थे मालूम है? ऐसे बच्चे वाले उसी बिहार के एक मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा 9 बच्चे के बाप थे, जो मरते समय बीजेपी का झंडा लपेट के मरे। उस जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रहा नीतीश कुमार? जिस नरसिंह राव की कृपा से इनको आज बाबरी मस्जिद का रास्ता साफ मिला है, उस नरसिंह राव को भी 9-10 बच्चे थे, क्यों नहीं उसका नाम ले रहे? राष्ट्रपति वीवी गिरी को तो 12 बच्चे थे। इसलिए बच्चों की लिस्ट बनानी है तो इनकी भी पार्टी के अगर बच्चे हम गिनाने, क्योंकि संघ परिवार का तो एजेंडा है बच्चे बढ़ाओ, हिंदुओं की संख्या बढ़ाओ। फतवा है भागवत जी का, भले वो खुद अविवाहित रहते होंगे और मोदी जी भी, लेकिन उनका तो खुद का मतलब एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम कि बच्चे बढ़ाओ। बच्चे बढ़ाओ तो आप लोगों ने तो लालू यादव को तो एक सर्टिफिकेट नागपुर से भेज देना चाहिए कि आपने 9 हिंदू बढ़ा दिए हैं। लालू यादव भले सेकुलर लीडर होंगे, लेकिन है तो यादव हिंदू ही ना, भगवान श्री कृष्ण की जाति की है ना बोलना। वो तो आपको तो अब गर्व होना चाहिए लालू यादव के बच्चे गिनने के समय। तो वो आप जैसा हिटलर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ का सम्मान करता था, तो आरएसएस कल जाके वो प्रोग्राम करेगा ना, तो उस हिसाब से तो आरएसएस को तो गर्व होना चाहिए। ये जो लेवल आ गई ना, इसको बोलते चुनाव की दंगल। और नरेंद्र मोदी बाद में बोलने वाले हैं, वो चुनाव में सब बोलना पड़ता है, आप लोग भूल जाओ। ये नरेंद्र मोदी की हमेशा की स्टाइल रही है। इसलिए इस चुनाव में जितनी भी मर्यादाओं का भंग है वो, और आखिरी बात, चुनाव आयोग, मुझे दया आ रही है चुनाव आयोग की, इतना लचर, जिस टीएन शेषन ने इस चुनाव आयोग को एक ऊंचाई दी थी, उस चुनाव आयोग की इतनी नीचाई पे ले जाने वाला पाप वर्तमान चुनाव कमीशन कर रहा है। शर्म आनी चाहिए चुनाव कमीशन को। वो रत्ते भर का भी कॉग्निजेंस ले नहीं रहा है। ये जो चल रही है पूरी बहसबाजी, चुनाव आयोग क्या चने खा रहा है अपने कमरे में बैठ के, क्या कर रहा है? चुनाव आयोग को ये सब चीज़ें दिख नहीं रही है? इस लेवल की चर्चा, इस लेवल की बातों को चुनाव आयोग चेक नहीं कर रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक उस वायलेशन में आते हैं।
और पैसों की बात जिस ढंग से इन लोगों ने पैसों बढ़ाने का भी काम किसके कंटेंट से कर लिया है। अभी तो बेतहाशा पानी जैसा पैसा पूरी थैलियाँ खोल दी है। लेकिन इतिहास के क्रम में हमने 77 के भी चुनाव देखे हैं प्रीतम जी, हर बात पैसों से और मनी मसल से नहीं होती है। लोगों का अपना खुद का भी एक जज्बा होता है और आज की तारीख में वो जज्बा मुझे बिहार में दिख रहा है और वो आज इनको सबक सिखा के रहेगा। अगर रिज़ल्ट अलग आए तो 100% उस चुनाव को इन्होंने मैनेज किया, उस चुनाव की मशीनरी को मैनेज किया और पूरी प्रक्रिया को इन लोगों ने मैनेज किया। वो भारत का इतिहास का सबसे भ्रष्ट, सबसे गलत चुनाव होगा, ये भी मैं बोल के रखता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर सुरेश खैरनार जी। बिहार का क्या मूड है उन्होंने बताया, और बिहार में अगर गलती से भी ये लोग चुन के आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि चुनाव आयोग का उपयोग, पूरी मशीनरी का उपयोग, ईवीएम का उपयोग, जितने भी अधिकारी है उनका उपयोग भ्रष्ट तरीके से इन्होंने किया। क्योंकि जो मूड आप भी देख रहे हैं दर्शकों और हम भी देख रहे हैं, वो मूड बिहार का इस बार का कुछ अलग है। हम खुद बिहार निकलने वाले हैं कुछ घंटों में। आवाज़ इंडिया टीवी की टीम बिहार के लिए रवाना हो रही है। ताज़ा अपडेट हम बिहार से आपको देते रहेंगे सीधे प्रसारण के ज़रिए आवाज़ इंडिया टीवी पर। देखते रहिएगा, ये पूरा बिहार का दौरा रिजल्ट आने तक जारी रहेगा आवाज़ इंडिया टीवी का। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमेशा बेबाकी से आप बात बिना डरे रखते हैं। शायद ऐसा कोई चैनल होगा जो अनएडिटेड आपकी कोई बात दिखाता होगा। आवाज़ इंडिया टीवी पहला चैनल है जो ज़रा भी एडिट न करते हुए आपकी सारी बातें देश तक पहुंचाता है। आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आवाज़ इंडिया को अपना खुद का एक तरह से घर परिवार का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि भारत में आज की तारीख में जिस ढंग से मीडिया की स्थिति है, जिसको कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि माफ़ी मांगो, ऐसे माहौल में एकमात्र आपका ऐसा चैनल है जो इन सब बातों को बगैर एडिट किए देता है। और मुझे देश भर से 90 विदेशों से भी फीडबैक आता है कि ऐसा कौन सा चैनल आपको मिल गया जो आपकी बात को इस ढंग से हाईलाइट करता है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं भी आवाज़ इंडिया टीवी को और आप सब लोगों को हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस ढंग का काम बगैर डरे, बगैर किसी के प्रेशर में आए आप करते हो। इसलिए मैं दुआ करूँगा कि यही जज्बा आपका बना रहे और वर्तमान बिहार का टूर आपका बेखटके अच्छे से बने, और उसके लिए मुझे भी जो मदद करना संभव है मैं आपको करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।